हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7वीं का पूरा पेपर बताने वाली हूँ और साथ में यहाँ पर हम उसके उत्तर भी देखेंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और हर एक उत्तर को नोट भी कर लें अपनी कॉपी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद की पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पेपर। सबसे पहले हमें पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। नंबर 1 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है। श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है ऑक्सीजन। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मनुष्य का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है नंबर 3, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रगति होती है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्लीय कहते हैं। आपको ऑप्शन ए अम्लीय पर टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 4, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन बी पर हमें टिक करना है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा, घड़ी की सुई की गति को कहते हैं। आप देखिए घड़ी की सुई हमारी इस तरीके से घूमती हुई चलती है, तो इसे हम कौन सी गति कहेंगे, वृत्तीय गति। यहाँ पर हमें ऑप्शन ए वृत्तीय गति पर टिक कर देना है। अब इसके बाद आप देखिए पेपर में आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 6 से लेकर 10 टोटल 5 आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक दिया जाएगा। नंबर 6 में रिक्त स्थान आपसे पूछा है, जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन कहलाता है। उत्तर हम लिखेंगे पाचन। नंबर 7 है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को हम विकिरण कहते हैं। नंबर 8 पर है, आसुत जल की प्रगति होती है। आसुत जल की प्रगति उदासीन होती है। नंबर 9 है, लाल रक्त कोशिका में नामक लाल रंग का वर्णक होता है। उत्तर में रिक्त स्थान में आपको हीमोग्लोबिन लिखना है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। नंबर 10 है, परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को कहा जाता है। परागकोश से फूल वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी 2 नंबर वाले प्रश्नों को देख लीजिए। वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। सभी प्रश्न के उत्तर हम आपको याद भी कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक आपसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20 और यहाँ पर 22 तक जो है आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे एक चित्र भी पूछा जाएगा 5 नंबर में। तो विज्ञान में चित्र भी आप हमेशा याद करके रखें। ये सभी आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो चलिए हम अब इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा है, सूचक से आप क्या समझते हैं, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय क्षारीय होने का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक आपको हल्दी और लिटमस बताना है। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा था, ऊष्मा स्थानांतरण में चालन और संवहन में अंतर आपको बताना है। तो चालन में आपको अंतर बताना है। इसमें ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर पदार्थ के कणों के बिना स्थान बदले चलती है, जैसे ठोस लोहे की छड़। इसके बाद है संवहन। इसमें पदार्थ के कण स्वयं चलकर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे जल का गर्म होना। ये आपका ऊष्मा स्थानांतरण में चालन और संवहन में अंतर था। 2 नंबर का प्रश्न था, 2 अंतर आपको बताना है। इसके बाद नंबर 13 है, स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है। वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते, क्या करते हैं, जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण या स्वयं संश्लेषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं।
प्रश्न नंबर 14 है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आपको बताना है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना है। हमें भोजन क्या करता है? ऊर्जा देता है, वृद्धि विकास में सहायक होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है, 2 अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला आपको लिखना है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और यहाँ उत्क्रमणीय होता है। इसमें यहाँ पर आपको रासायनिक में उल्टा कर देना है। यहाँ पर हमने लिखा था नहीं बनता है और यहाँ पर आपको लिखना है बनता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यहाँ पर आपने उत्क्रमणीय लिखा था तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, अनुत्क्रमणीय होता है। उदाहरण यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, लोहे पर जंग लगना। इस प्रकार आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है, अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति या फिर दोलन गति। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ में उत्तरों को भी लिख लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हमारे लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर। तो 3 नंबर का प्रश्न है, 3 अंतर आपको बताना है। इसका उपयोग मानव शरीर के ताप के लिए किया जाता है और इसकी सीमा आपको बता देना है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग हम क्या करते हैं? प्रयोगशाला की वस्तुओं के लिए करते हैं। इसका ताप आपको बताना है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति कैसे करता है? तो यहाँ पर आपको उत्तर दिया गया है, आप इसका भी उत्तर नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा है, पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से लिखिए। यहाँ पर आपको पौधों में श्वसन की क्रिया दी गई है, तो इस विधि को भी आप यहाँ पर लिख लें, नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, पौधों में पदार्थों के परिवहन में जाइलम एवं फ्लोएम की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर आपको पहले जाइलम की बता देना है। यहाँ जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। फ्लोएम का यहाँ पर आपको कार्य बताना है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के सभी अंगों तक पहुँचाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो लोहे पर हम पेंट या फिर ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं या फिर लोहे पर जिंक की परत या जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसे भी चढ़ाकर रखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना और कार्य समान होते हैं। किसका समूह? कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना और कार्य समान होते हैं ऊतक कहलाता है। जैसे आपको बताना है रक्त पेशी, ऊतक आदि। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 25 है, क्या नदियों का जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है? जो हमारी नदियों का जल होता है क्या वह एक प्राकृतिक रूप से स्वच्छ जल है? तो यहाँ पर आपको लिखना है नहीं, नदियों का जल प्राकृतिक रूप से पूरी तरह स्वच्छ नहीं होता। इसमें मिट्टी, रेत, खनिज, लवण और कई सूक्ष्म जीव घुले हो सकते हैं। मानवीय गतिविधियों जैसे कि कूड़ा कचरा डालना के कारण यहाँ और अधिक प्रदूषित हो जाता है, तो नदियों का जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ नहीं होता। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो यहाँ पर आपसे परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का एक चित्र पूछा गया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से चित्र अपनी कॉपी में स्वच्छ चित्र बनाकर आना है। सभी जगहों के आपको नाम भी बताना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लें। अब इसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 25 पूछा जाएगा, विद्युत के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के उपाय। विद्युत के समय जो क्षति होती है उससे बचने का उपाय आपको लिखना है। गीले हाथों से स्विच ना छुएं, ISI मार्क वाले उपकरणों का उपयोग करें। इसके बाद ये सुरक्षा के लिए फ्यूज या MCB का उपयोग करें। नंबर 4, तारों पर इंसुलेशन चेक करते रहें। आज का आपका आखिरी प्रश्न है नंबर 26, अम्लीय वर्षा और इसके हानिकारक प्रभाव आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले आपको बताना है अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित SO2 और NO2 गैसें वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इसके बाद आपको बताना है हानिकारक प्रभाव। इसके हानिकारक प्रभाव में आपको लिखना है ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल का क्षरण, जली जीवों की
मृत्यु और नंबर 3 मिट्टी की उर्वरता कम होना। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन देखे और साथ में इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर को भी हमने वीडियो के माध्यम से देखा है। सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।